तो वो भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात हुई है। टीजीटी वैकेंसी जो निकली थी ना परमानेंट रेगुलर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब। ठीक है हितेश गहलावत, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। स्टार्ट करते हैं। टीजीटी वैकेंसी जो निकली थी परमानेंट वैकेंसी, यदि जो भी सीरियस अभ्यर्थी होगा टीजीटी का, उसको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में गड़बड़ थी, प्रॉब्लम है उस वैकेंसी में। जो टीजीटी की परमानेंट भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकला, एडवर्टीजमेंट निकली है ना वो, और इतनी बड़ी गड़बड़ें थी, एक गड़बड़ नहीं थी, बहुत सारी गड़बड़ें थी कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर उसके ऊपर लगता पक्का 100% कोर्ट केस, और कोर्ट केस होते ही वो भर्ती होती स्टॉल। तो जो भी लिंक ओपन करने के लिए बोल रहे हैं उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि आप क्यों बिना बात के फीस भरना चाहते हैं। पहले वैकेंसी ठीक से आनी चाहिए ना, एडवर्टीजमेंट में ठीक होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट में गलतियां बहुत भारी भारी थी। गलतियां जैसे कि बीएड वालों से टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, लेकिन डीएड वालों से, जेबीटी वालों से कुछ नहीं मांग रखा। होम साइंस मांग रखी है। जेबीटी में कौन होम साइंस कराता है? जेबीटी वालों को टीजीटी की वैकेंसी में अलाउ क्यों किया हुआ है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले से और भी हायर टीचिंग एक्सपीरियंसेस मांग रखे हैं, लेकिन लोअर क्वालिफिकेशन वाले से कुछ नहीं मांग रखा। म्यूजिक वाले से म्यूजिक का कुछ मांग ही नहीं रखा है, मतलब कोई भी नॉर्मल बीए वाला भी शायद जाके कर ले। तो बड़ी सारी इसमें गड़बड़ियां थी जो ठीक होनी बेहद जरूरी थी। डीएड वालों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई, होम साइंस में या साइंस में या किसी भी उसमें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है केवल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन सब में। तो उन लोगों को यहां लेना और उनको बीएड से ऊपर प्रेफरेंस देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। राइट, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी और इसीलिए इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। इसका टीजीटी का पहले ये रूल्स में चेंज होगा और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट बदल कर आएगी। कल ही मेरे सामने ही चेयरमैन साहब ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इसका लेटर अब लिखो एजुकेशन डिपार्टमेंट को और तुरंत इसको री एडवर्टाइज करना है या कोरिजेंडम डाल के इसमें बदलाव करने हैं, जो कि बेहद जरूरी बदलाव हैं। छोटे छोटी चीजें इसमें गलतियां थी, जैसे शुरू में क्या था, मैट्रिकुलेशन और संस्कृत इन 10+2 10th और हायर। तो और हायर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए बीए में मैंने कभी 10th के बाद बीए में एक साल हिंदी पढ़ी है, तो मैं भी क्लेम करूंगी कि हाँ मैं हूं यहाँ पर। और भी चीजें थी, जैसे एक और क्लॉज था कि यदि किसी की कैटेगरी में वो गलत कैटेगरी भर देते हैं और गलत कैटेगरी भर दी और बाद में आके कैटेगरी क्लेम करते हैं, तो उन्हें जनरल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जनरल/पेरेंट कैटेगरी लिख रखा था, तो वहां पर भी मैंने आवाज उठाई थी कि आपने पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया, तो मतलब क्या कमीशन की मर्जी है कि जो भी बाद में आ गया उसको अपनी मर्जी से जनरल में कंसीडर करो या पेरेंट कैटेगरी में कंसीडर करो? ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को कंसीडर किया जाएगा पेरेंट कैटेगरी में, वर्टिकल रिजर्वेशन वालों को नहीं। तो ये भी मैंने कहा था कि आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करें, जो जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो करें। और ये चीज सहर्ष स्वीकार भी करी है कमीशन ने, चेयरमैन साहब ने, मेंबर साहब भी वहां पे मौजूद थे, कंवलजीत सैनी जी। और ये सब चेंजेस होकर ही टीजीटी की वैकेंसी आएगी। राइट। सेकंड, भाई मेरे बार बार सीईटी के बारे में लिख रहे हैं। हाँ, हिंदी का भी इसमें एक इशू था कि इंग्लिश में इलेक्टिव कंपलसरी सब कुछ अलाउ कर दिया, लेकिन टीजीटी हिंदी में क्या किया है? तो टीजीटी हिंदी के साथ थोड़ा भेदभाव हो गया है, उसको भी लुक आफ्टर करने के लिए कहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होकर आएंगे। टीजीटी के बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि सीईटी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है बार बार। तो सीईटी के लिए कहना चाहती हूँ कि सीईटी निर्धारित तारीख को ही हो रहा है, 5-6 नवंबर को हो रहा है सीईटी। 100% कहा है ये चेयरमैन साहब ने, इसलिए अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। सीईटी हो रहा है निर्धारित तारीख पर ही। अब यहाँ पर मैंने सवाल किए सर से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सीईटी उसकी निर्धारित तारीख पर ही हो, क्योंकि कोई भी स्कूल बुक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है एनटीए की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि एनटीए 8 दिन पहले अपनी कार्यवाही शुरू करता है, एग्जाम से 8 दिन पहले वे कार्यवाही शुरू करते हैं। राइट। और आपके जो रोल नंबर्स हैं वो 5 या 4 दिन पहले रिलीज होंगे। 4 या 5 दिन पहले आपके रोल नंबर्स रिलीज होने शुरू होंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा 100% सीईटी 5-6 नवंबर को ही होने जा रहा है। और ये जो भी उन्होंने मुझे कहा है वो मैं सेम टू सेम आपको बता रही हूं, इसलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखनी है। सीईटी का कवर हो गया है, टीजीटी वैकेंसी पोर्टल ओपन कवर कर लिया हमने, ये 2 चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है।
ये कह रहे हैं कब तक हो सकता है ओपन टीजीटी वाला लिंक। ब्रदर मैंने ये बता दिया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये मार्क्स वैकेंसी क्यों नहीं है, ये सब कुछ हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारी बात हुई है एस्टेट 2022। एस्टेट 2022 अलाउ होगा क्या टीजीटी के अंदर? तो ये बड़ा गंभीर मसला है और कमीशन इसकी तरफ से सिफारिश कर चुका है कि एस्टेट 2022 वालों को भी इसमें टीजीटी में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसमें ये है कि कमीशन की नहीं चलती है, सरकार की चलती है। मैंने फिर भी उनसे अनुरोध किया कि आप इसको इंक्लूड करवाएं। तो इवेंचुअली मेरे ख्याल से टीजीटी की वैकेंसी के रूल अभी चेंज होंगे। आपको जेबीटी आपकी वैकेंसी में जेबीटी वालों को अलाउ कर रखा है रूल के हिसाब से, तो वो रूल वहां से बदलेंगे ना, तब तक एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ये वाली पोजीशन होने वाली है, मैं सच बोल रही हूं यहाँ पे, और इसको ध्यान से सुनना। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रोविजनल इंतजाम करने के पक्ष में भी है कमीशन, और सरकार को लिख रहा है इसके लिए। तो लेट अस सी कि क्या रहता है। मोस्ट प्रोबेबली एस्टेट 2022 इसमें अलाउ हो सकता है। सीटी क्वालिफाई के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एस्टेट 2022 कवर्ड है। ग्रुप डी ईएसपी पोस्ट, ग्रुप डी के जो ईएसपी वाले पोस्ट थी जिसके लिए सबसे ज्यादा आ रहा था मेरे पास, ब्रदर्स आपका कुछ इशू हो रखा है क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैटेगरी वाइज है वो नहीं पहुंचा है कमीशन के पास अभी तक भी। कैटेगरी वाइज जो 346 पता नहीं 348 मुझे पोस्ट बताई गई हैं, उसमें डिपार्टमेंट ने नहीं बताया कि जनरल के कितने देने हैं या ओबीसी के कितने देने हैं, एससी के कितने देने हैं, कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कितने हैं, कुछ भी नहीं बता रखा है। जब तक एक क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये रिजल्ट आसपास भी नहीं है अभी तक। ये भी मैं सच बता देती हूँ कि ये आड़े दुआड़े भी नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि दो चार दिन में आने वाला है। नो, इट इज नॉट दी पोजिशन। सच बात ये है। अभी टीजीटी आर्ट ड्राइंग टीचर क्वालिफिकेशंस के बारे में फिर सिर्फ आर्ट ही नहीं, होम साइंस, म्यूजिक, साइंस, आपका जितने भी है, सोशल साइंस की तो निकाली नहीं, पर मेवात कैडर में भी जो भी पोस्ट हैं उन सब में चेंज होगा, सब में टीजीटी वालियों में। तभी मैंने कहा था कि टीजीटी के अभ्यर्थी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं ना, वो पोर्टल ओपन होने के लिए कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ है, बिना चेंज हुए वो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर अभी वो आ गया ना, वो भर्ती रद्द होगी, भर्ती पूरी हो ही नहीं सकती है। एनीवेज, ग्रुप डी ईएसपी भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022 डीजी पुलिस साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फॉरेंसिक साइंस लैब वाला जो सिलेबस है ना, वो जल्द ही वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ये मुझे जानकारी दी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये भी टीजीटी इंग्लिश वाला तो हो गया, उनकी ज्वाइनिंग के लिए अब जल्द से जल्द ये भेज देंगे डिपार्टमेंट को। ये भी बात हुई है। पीजीटी इंग्लिश का डिटेल्ड रिजल्ट 2015 का वेबसाइट पर डाल दिया गया है, ये भी चेक कर लें। ये मैंने चेक नहीं करा है, मैं पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, मेरा सोने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये चेक कर लेना। एडवर्टीजमेंट 14/2019 असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क रिजल्ट कैटेगरी 28, जिसको 8-9 महीने हो गए डीवी को हुए, 50 पोस्ट का था ये रिजल्ट, उसके ऊपर काम चल रहा है भाई। लेकिन पहले मेरे ख्याल से पीटीआई का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये आएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है, सर ने कहा है, और इसका रिजल्ट हम देंगे। कमीशन थोड़ा बर्डन चल रहा है, इसलिए ये जानकारी मैंने बता दी। मैंने पूछा कब तक देंगे, उन्होंने कहा श्वेता हम जल्द देंगे। अब जल्द में कितना जल्द, आई डू नॉट नो अबाउट दिस। दीप मोहन सिस्टर हिंदी इलेक्टिव टीजीटी, ब्रदर इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद सीटी क्वालिफाइंग के बारे में मैंने बात की है। सीटी क्वालिफाइंग या 2 बार एससीसी के मार्क्स जो जोड़ रखे हैं, ये कमीशन के हाथ में नहीं होता है, ये होता है सरकार के हाथ में। कमीशन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सरकार यदि कह रही है कि ऐसे करना है तो ऐसे करना है, और इस चीज के लिए, और साथ में जुरिस्डिक्शन भी, क्योंकि कल मेरी एक वकील साहब से बात हुई। वकील साहब को मैंने पूछा कि भाई ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन पंचकुला कोर्ट रख रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नहीं रख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी इसी समय जो पीड़ित हैं अभ्यर्थी, उनको केस करके बदलवा लेनी चाहिए चीजें। जिनको भी लगता है कि क्वालिफाइंग वाला गलत है 4-5 गुना, नहीं, सारे होने चाहिए। 2 बार सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स गलत हैं, या वो क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शन, तो उसके लिए अभी आपको करना पड़ेगा केस बिफोर सीईटी, क्योंकि आफ्टर सीईटी आपका सीधा वो चला जाएगा, क्या कहते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए, इसलिए अब केस करने के लिए आए हैं। तो ये एक चीज थी। इसके बाद
टीजीटी मैथ्स एसएस ये वैकेंसीज रेगुलर नहीं आई है, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपने दे दी हैं। खैर इन्होंने दी, हरियाणा सरकार ने दे दी है, तो इसमें भी कमीशन का कोई रोल नहीं है। कमीशन को तो सीधा भर्तियां भेजती है हरियाणा सरकार की, इतनों की भर्ती निकालनी है। वो इस चीज के लिए नहीं बोल सकते कि आपने उसकी भर्ती क्यों नहीं दी, आपने मैथ्स की क्यों नहीं दी, आपने साइंस की क्यों नहीं, एसएस की क्यों नहीं दी। तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, सरकार को बोल सकते हैं, हम इनको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं अपने लेवल पर बोलकर आई हूं कि क्योंकि आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है सरकार से, तो आप स्टूडेंट्स की, युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएं कि उन्हें यहां पर तकलीफ हो रही है, कि आप जो कच्ची भर्तियां हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पक्की भर्तियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये अभ्यर्थियों की बात पहुंचाएंगे सरकार तक। एक भाई ने यहाँ पे लिखा सीईटी कंफर्म की न्यूज देना। ब्रदर मैंने दे चुकी हूं, मैं, मुझे ये कहा गया 100%, 99.99% भी नहीं बोला है, 100% सीईटी 5-6 नवंबर को हो रहा है। एनटीए 8 दिन पहले स्कूलों को एंगेज करेगा और आपके 4-5 दिन पहले रोल नंबर आएंगे, एडमिट कार्ड जारी होंगे 4-5 दिन पहले। ओके, इसके बाद आपका आता है यस पीजीटी संस्कृत। अब टीजीटी इंग्लिश के लिए सच में कमीशन ने बड़ा हेल्प की है, मैं इसमें नहीं दो राय रखती हूं। लेकिन यहाँ पे जो पीजीटी संस्कृत वाला है ना मामला, उसके लिए सर बड़े पॉजिटिव थे चेयरमैन साहब, और उन्होंने कहा भी कि जैसे इंग्लिश का रिजल्ट आया है वैसे ही चेयरमैन साहब चाहते हैं कि पीजीटी संस्कृत का भी रिजल्ट आए। और पीजीटी संस्कृत के लिए मैं क्या, चेयरमैन साहब क्या, मेरे ख्याल से सारा हरियाणा ये चाहता है कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, इनके हक में फैसला हो, कोर्ट इनके हक में फैसला करे, और मोस्ट प्रोबेबली इनके हक में फैसला होगा भी। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि सच में कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि हरियाणा जीके अब एग्जाम्स में 25% आएगी। 25%, 25 क्वेश्चंस हरियाणा जीके के रहेंगे अब हमारे एग्जाम्स में। ये एक अच्छी खुशखबरी है, तो इसके अनुसार तैयारी करना। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट 12/2019 का डीवी भी जल्दी करवाएंगे। हाँ, ये वाली भी थी। एस्टेट लाइफ टाइम के लिए, यस, एस्टेट लाइफ टाइम के लिए मेरी बात हुई है, तो एस्टेट लाइफ टाइम के लिए सरकार के काफी, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर पॉजिटिव हैं, कमीशन पॉजिटिव हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स पॉजिटिव हैं। एक केवल सीएम साहब की मोहर लगनी बाकी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी इसमें पॉजिटिव रहें। 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे अभ्यर्थियों को। एस्टेट लाइफ टाइम वाला शायद यहां पर होने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट इज इक्वल टू एस्टेट था, जो अब सीटेट की कंडीशन रिमूव कर दी गई है, वो रिवोक नहीं होगी। सीटेट को एस्टेट के बराबर नहीं माना जाएगा हमारी टीजीटी या जेबीटी, टीजीटी वैकेंसी के लिए, ये भी ध्यान रखना। इसलिए एस्टेट 2022 के ऊपर ध्यान दो, वो वाला एग्जाम दो, वो वाला एग्जाम पास करके आप यहां पर दे सकते हैं एग्जाम, राइट। इसके बाद हाँ, टीजीटी में अदर स्टेट या सेंटर का एक्सपीरियंस वैलिड होगा क्या, इसमें सर ने कहा है कि क्लॉज दे रखा है एडवर्टीजमेंट में, उसे पढ़ सकते हैं, और वहां पर हरियाणा स्टेट की मान्यता प्राप्त हरियाणा स्टेट, हरियाणा सब कुछ लिख रखा है, तो उसी के अनुसार होगा जो भी लिखा होगा। तो वहां पर मैंने एक टर्म ऐड करने के लिए उन्हें कहा है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिख दे वहां पे, क्योंकि एक्सपीरियंस के इस क्लॉज की वजह से बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं कि कहीं कोई किसी और डिपार्टमेंट में कार्यरत था, लेकिन उसने कहीं और उसका चयन हो गया, तो वो एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे थे, क्योंकि उस क्लॉज की लैंग्वेज ऐसी थी एक्सपीरियंस वाले की। तो वहां रेलेवेंट लिखा जाएगा, ठीक है। अजय वर्मा मैम कंफर्म। अजय वर्मा भाई, मेरे सारे भाइयों जो भी सीटी के लिए बार बार पूछो, 100% क्या होता है? जब चेयरमैन साहब ने कहा कि 100% सीटी 5-6 नवंबर को होने जा रहा है, तो 100% में मैं बताओ उसका क्या पूछूं? सर कंफर्म है ना? 5-6 को ही है ना? पक्का ना? 100% मतलब पक्का लेने वाले हैं ना? तो ये तो क्या हुए, ये हुए इमेच्योरिश क्वेश्चंस, राइट। जब उन्होंने कहा 100% होने जा रहा है, देन आई बिलीव 100% होने जा रहा है। और जो मैं सुनकर आई हूं, क्योंकि मेरी क्वेरीज थी कि 100% होने जा रहा है, तो आप कोई स्कूल तो अभी तक आपने एंगेज नहीं किया, एडमिट कार्ड्स का आपका पता नहीं है, तो उन्होंने उसका लॉजिकली जवाब दिया कि एनटीए से बात हुई है, 8 दिन पहले वो स्कूल से एंगेज करेंगे, 4-5 दिन पहले वो एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। वहां पे मेरी क्वेरी रेस्ट हो जाती है। इसके बाद यदि मैं पूछती रहूं पक्का ना, 100% ना, देन इट इज बेवकूफी, राइट। और ये चीज जब मैंने आपको कन्वे कर दिया है, तो यहां सीईटी की जितनी भी क्वेरीज है वो रेस्ट हो जानी चाहिए। ओके, अब आते हैं हम सीईटी ग्रुप डी का कब होगा।
ये पूछा गया है सवाल। तो सीईटी ग्रुप डी का अभी कोई अता पता नहीं है, सीईटी ग्रुप डी के बारे में कुछ भी नहीं है। ग्रुप सी का होगा पहले, और सर ने ये कहा कि पहले हम जैसे पहली बार एनटीए को एंगेज कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के एग्जाम के लिए, तो हम उसकी सक्सेस देखेंगे कैसी रही। यदि वो ग्रुप सी का सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाते हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया से ये कंडक्ट हो जाता है, तो ही ग्रुप डी उनसे करवाया जाएगा, अदरवाइज ऑल्टरनेट कोई मेजर निकाला जाएगा। तो लेट अस सी क्या रहता है। सीटी ग्रुप डी डिपेंड्स अपॉन सीटी ग्रुप सी की सक्सेस या अनसक्सेसफुल जैसा भी रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है पीटीआई के 453 कैंडिडेट्स का डीवी हो गया, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अब यहां पर ना जो पीटीआई का रिजल्ट है, पीटीआई का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, तो पीटीआई वालों को कहना चाहूंगी भाई आपने खुद गलती कर रखी है। उसमें 70 लोगों ने ना अपने जो वो है ओएमआर शीट है उसमें अपना कोड ही नहीं भरा कि आपको पेपर कोड ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है। तो 70 अभ्यर्थियों के 0 अंक आए हैं। और ये मतलब सुन के वहां पे मुझे इतना अजीब लग रहा था कि भैया आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 10 साल पढ़ा चुके हैं और आपने कैसे पेपर कोड नहीं वहां पे लिखा है। और मैंने बल्कि सर को कहा कि 0 अंक है तो आप इनको क्या कहते हैं 0 अंक देके आगे इनको दो, क्या कहते हैं सिलेक्ट कर दो, बाकियों को रिजल्ट दे दो आप, आपका जो भी सिस्टम दे रहा है। इसमें सर ने ये कहा कि श्वेता यदि हम 0 अंक दे देंगे ये अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में जाके अभ्यर्थी बोलेंगे कि हमें 0 अंक क्यों दिए हैं, फिर उसके बाद वो लंबी कार्यवाही खींचेगी, सब कुछ होगा, रिजल्ट रुकेगा, स्टे होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसीजर चला गया, रेवेन्यू क्लर्क वाला भी आगे सरक गया और रिजल्ट आगे सरक गया, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई का रिजल्ट अभी आना था और पीटीआई का रिजल्ट अब मैनुअली निकाला जा रहा है। उन 70 अभ्यर्थियों की तुक्के से चेक कर रहे हैं कि भाई ये ग्रुप इनके पास पेपर कोड ए था या बी था या सी था या डी था, उस हिसाब से उनकी आंसर कॉपीज चेक होंगी, उस हिसाब से उनके मार्क्स लगाए जाएंगे, तब जाके इनका रिजल्ट आएगा। राइट, तो इनका रिजल्ट पहले आएगा, बाद में बाकी रिजल्ट्स आएंगे। रजत दीवान, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। इसके अलावा आगे हम आगे आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। हाँ, डिटेल्ड सिलेबस की मेरी बात हुई कि आप डिटेल्ड सिलेबस क्यों नहीं देते हैं, कि जैसे राजस्थान देता है, एसएससी देता है, यूपीएससी देता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि डिटेल्ड सिलेबस हम अगर क्वेश्चन वाइज दे देंगे कि 9 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, मान लीजिए हम बता देते हैं 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो यदि उसके 11 हो गए या 9 हो गए किसी शिफ्ट में, फिर उसके बाद लिटिगेशन हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप क्वेश्चन नंबर ना बताएं, आप उसको डिटेल में तो दे सकते हैं। तो सीईटी का उन्होंने कहा कि यही रहेगा, सीईटी का चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनटीए करवा रही है और उन्हें भी नहीं पता है कि वो कितने क्वेश्चन कहां से पूछ ले। तो अभी के लिए इस मुद्दे को रेस्ट करने देते हैं, इसके बाद में इसके बारे में आगे सोचेंगे, तो आगे फिर एक और विजिट कर लेंगे और आगे फिर एक और बार याद करवा देंगे कमीशन को, मोस्ट प्रॉब्ली कि शायद कुछ ये वाला पॉजिटिव चेंज भी हो जाए। इसके बाद हाँ, एक मैंने बात की है ओवर एज रिलैक्सेशन दिलवाने के लिए, टीजीटी पीजीटी तो खैर अब एचपीएससी कर रहा है, टीजीटी में ओवर एज जो कैंडिडेट्स हो गए हैं। हालांकि मेरे पास खुद बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि ओवर एज कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए, कोरोना आ गया 2-3 साल के लिए। तो असल में ये 2-3 साल का मौका तब मिलता है कायदे से, तब मिलता है जब हर साल एग्जामिनेशन हो रहा हो और उन 2-3 सालों में एग्जाम ना हुआ हो। हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ कभी भी। तो यहां पर मुझे कहा गया कि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी कार्यरत हैं, वो जितने सालों के लिए कार्यरत रहेंगे उनका उतना एक्सपीरियंस उनकी एज से माइनस हो जाएगा, उतना टीचिंग एक्सपीरियंस उनकी एज से माइनस हो जाएगा, तो उनको भी मौका मिलेगा जो कार्यरत हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उनको अलाउ नहीं होगा। और मैं सीरियसली बताऊं इस मुद्दे पर, तो मैं 42 साल से ऊपर कितनी एज और मांगू, मैं मांग नहीं सकती हूँ, कितना और कहूं। वो उन्होंने खुद मुझे बोला है कि कायदे से 52 साल तक हमने दे रखी है श्वेता, 52 साल तक वो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट्स का ईयर्स है वो कट जाता है, 58 में तो अपनी रिटायरमेंट हो जाती है, उससे ऊपर कितना मांग सकते हैं हम लोग, नहीं मांग सकते ना। तो जायज मांग ही रखेंगे, नाजायज नहीं रखेंगे। यहां पर मैं कहना चाहती हूँ ओवर एज कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओके। जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उन्हें नहीं मिल रहा है, उनके जितने साल उन्होंने टीचिंग किया वो एक्सपीरियंस का डिडक्ट हो रहा है उनकी ओवरऑल एज से।